वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एनसीईआरटी का ज्ञान के, जिसमें हम केमिस्ट्री की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और केमिस्ट्री का ये वीडियो रहेगा जो कि हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का जिसका नाम है चैप्टर 1 सॉल्यूशन, उसका पार्ट 5th हम कर रहे हैं। उससे पहले हमने पार्ट 4 बना दिए हैं, 4 पार्ट बना दिए हैं। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन पूरी एक एक लाइन को, एक शब्द को कवर करते हुए चल रहे हैं, जैसे हमने बायोलॉजी को कवर किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी के हमने सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, 11th और 12th सबके। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो चैनल की मेंबरशिप में है। ठीक है, तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाके एनसीईआरटी का ज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं अपना केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री के हमने चार पार्ट कर दिए हैं। अगर भाई तुम्हें अच्छे लगते हैं, सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं केमिस्ट्री की, तो प्लीज आपका सपोर्ट मुझे चाहिए और आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, इसलिए थैंक यू सो मच, आपको हाथ जोड़ के। चलो तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, 5th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट्स लॉ जो है वो स्पेशल केस है किसका? हेनरीज लॉ का। अब इसको समझते हैं, क्या मतलब है इसका। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट हम जानते हैं, कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल है। मान लो वोलेटाइल का मतलब है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय पी आई इज इक्वल टू एक्स आई एंड इंटू पी आई नॉट। देखो इसको समझो, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी आई नॉट। ये पी आई क्या है? ये हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, उसका वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन हो गया। और ये क्या हो गया? उस कंपोनेंट, जब वो कंपोनेंट प्योर फॉर्म में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो है हमारा पी आई नॉट। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि भाई मैं जैसे दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, तो सॉल्यूट को मान लेता हूं मैं 1, तो मैं क्या ले लूंगा? P1। P1 मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा। फिर X1 हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर P1 नॉट, ये हमारा क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्वेंट लेना है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है? राउट्स लॉ। ये हमने पढ़ लिया यार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में है। वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, इनमें से एक कंपोनेंट जो कि गैस कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है। ठीक है, काफी वोलेटाइल है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म में तो वोलेटाइल है ना, एक्चुअल में वो वोलेटाइल है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो किससे गिवन होती है? हेनरीज लॉ से, जो कि स्टेट करता है P इज इक्वल टू के एच एक्स। ये हेनरीज कांस्टेंट हो गया, ये x हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? देखो दोनों का लिख लेते हैं। पी आई इज इक्वल टू पी आई नॉट एक्स आई, ये लिख दिया हमने, ये वाला राउट्स लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, राउट्स लॉ में और हेनरीज लॉ में, तो हम इनमें क्या देखेंगे भाई? ये तो सेम है, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये सेम हो गया। तो इससे अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ को कंपेयर करो, तो क्या होगा? इट कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये तो कांस्टेंट हो गया, पी आई नॉट कांस्टेंट हो गया, के एच कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, यही होता है। अब ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कौन कौन से हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास? के एच डिफर फ्रॉम पी आई नॉट। तो ये के एच और पी आई नॉट जो है ये क्या है? हमारे अलग हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन में, बाकी तो सेम है ना, ये मोल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल प्रेशर है दोनों में, बट इधर पी आई नॉट है, इधर के एच है। Thus, Raoult's law become a special case of Henry's law in which KH become
इक्वल टू P1 नॉट। तो इस केस में हमने क्या देख लिया कि भाई ये जो है ये इसके बराबर होगा, मतलब KH इज इक्वल टू P1 नॉट या PI नॉट भी ले सकते हो, ठीक है, उसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू, अगर हम इनसे कंपैरिजन करते हैं तो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, राउट्स लॉ जो है स्पेशल केस हो गया किसका, हेनरीज लॉ का, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हमें क्या देखना है, वेपर प्रेशर देखना है इसका सॉल्यूशन का, और ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर मिला रखा है। सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर मिला दिया। अब भाई तुम जानते हो सॉलिड है, तो सॉलिड का क्या है, सॉलिड वोलेटाइल तो होता नहीं है, तो वो नॉन वोलेटाइल होगा। सॉल्यूशन में जो सॉलिड हम डालेंगे वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो नॉन वोलेटाइल होगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। आप एग्जैक्टली समझ रहे हो ना, मैं सॉलिड को डालता हूं लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड जो होगा ये तो नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब ये वेपर्स गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है गैस में। बट ये लिक्विड जो है ये वोलेटाइल है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है होगा। अब देखो, अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। सॉलिड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर इन वाटर, ठीक है। इन सबको हम किस में डाल रहे हैं, पानी में डाल दे रहे हैं। एंड आयोडीन एंड सल्फर को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, मतलब अलग अलग टाइप के वो सॉल्यूट सॉल्वेंट ले रहे हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका ना थोड़ा एग्जांपल समझना, मतलब एक एग्जांपल से समझना। उसने बोला कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं अपना ये ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, खाली हमने वाटर ले लिया, तो वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। वाटर मतलब वो प्योर हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया, सिर्फ उसमें वाटर है। बट लेकिन उसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड मतलब नमक डाल दिया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग हो जाएंगी। आप समझ रहे हो ना, एक तरफ पानी रखा हुआ है और एक तरफ पानी के साथ नमक रखा हुआ है, तो पानी, प्योर पानी जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और पानी में नमक डाल देंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसको पॉइंट समझते हुए चलना भाई, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना उससे पहले समझना। उसने बोला कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, वो चेंज हो जाती है। अब खुद ही समझो, तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, पानी रखा हुआ, ये बीकर के अंदर पानी रखा हुआ बढ़िया से, ठीक है। अब ये प्योर पानी है, वाटर ही वाटर है इसमें, तो वाटर की अपनी जो, वाटर क्या होगा, वोलेटाइल होगा, धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेट होगा। तो वाटर जो है वो अपना वेपर प्रेशर बनाएगा। वाटर का अपना खुद का क्या होगा, जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर बनाएगा। बट लेकिन अब आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब नमक डालने से क्या होगा, नमक क्या है, अपने में एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। नॉन वोलेटाइल मतलब वो खुद से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर का वेपर प्रेशर था, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर ज्यादा था, वो नमक डालने से कम हो जाएगा, क्योंकि नमक इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नमक जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके डालने से क्या होगा, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हो गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई। अभी ये यहां पे भी समझेंगे हम। देखो यहां पे क्या है, एक तो मुझे पसीना आ जाता है यार, पता नहीं क्यों, बोलते बोलते। अब पंखा मैंने चला रखा है थोड़ा स्लो स्लो, क्योंकि इसमें आवाज आ जाएगी। हर उसमें वीडियो में यूं करता रहता हूं मैं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, फिगर 1.4 में देखो, इसमें क्या है, हाँ ठीक है, इसमें समझो तुम पहले हैं। ये हमारा ए डायग्राम है, इसमें हमने जैसे ये बीकर ले लिया, इस बीकर में प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर ले लेते हैं, सिर्फ वाटर है इसके अंदर और कुछ नहीं मिला हुआ है। अब तुम जानते हो कि जो भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन मतलब जो ये हमारा वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट होता है, ये एक क्या है, सरफेस फिनोमेना होता है। क्लास 9th में पढ़ा होगा भाई। तो तुमने पढ़ा है कि जो सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं, जो ये सरफेस में पार्टिकल्स हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहती है।
तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, यहां से एस्केप हो जाते हैं और ये क्या कर जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है, इसके सरफेस में जो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेपर में जब ये कन्वर्ट होंगे तो ये हो गए वेपर्स बन गए, पार्टिकल्स आ गए यहाँ पे वाटर के। अब इनकी वजह से क्या होगा, इन पार्टिकल्स की वजह से क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। बनेगा भाई, वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स हैं। तो 10 पार्टिकल्स जो हैं ये क्या हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और वेपर प्रेशर बन गया। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में आपने क्या किया, पानी में डाल दिया कुछ नमक या चीनी डाल दी, नमक डाल दी, जो भी आपको डालना है वो डाल दिया आपने। तो आपने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। ये लाल से हमें क्या दिखा रखा, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट था ही पहले से। तो अब क्या होगा, सरफेस में जो यहां पे 10 पार्टिकल्स थे किसके, सॉल्वेंट के, अब कितने आ गए, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ गए। बाकी 5 किसके आ गए, सॉल्यूट के, क्योंकि आपने सॉल्यूट मिला दिया। तो अब क्या होगा, सरफेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो कम हो गए। तो सरफेस में जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए तो वो कम पार्टिकल जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। कम पार्टिकल्स यहां वेपर्स बनेंगे। कम पार्टिकल जब वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। कंपेयर टू दिस, प्योर के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस वजह से क्या होगा, हमने जब इसमें सॉल्यूट डाला बी वाले में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, वो जब सॉल्यूट को डालते हैं, अरे यार, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। अभी आगे है वो टॉपिक ना, एग्जैक्टली मुझे वो लाइन समझ याद नहीं आ रही। तो ये समझ गए होंगे तुम कि सॉल्यूट के डालने से प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपोराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये जो लिक्विड के हमारे ये वेपर्स हैं, लिक्विड के ये जो वेपर्स हैं, ये जो प्रेशर अप्लाई करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब इन अ प्योर लिक्विड, ठीक है, इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। यहां पे एंटायर सरफेस किससे ऑक्यूपाइड है, हमारा लिक्विड से, मतलब प्योर सॉल्वेंट से। तो इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना शुरू कर दिया सॉल्वेंट में टू अ गिवन सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोलली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। तो तुम क्या देखोगे, यहां पे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो उससे कोई भी वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर किससे बनेगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट से, सिर्फ उसी से तो बनेगा ना, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। तो दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो ज्यादा है कंपेयर टू इसके, जो इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इस केस में यहां पे सरफेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों, सारा यार कई बार रिपीट कर दिया। Thereby the fraction of the surface covered by solvent molecule gets reduced। तो सरफेस में मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। हमने देखा था 5 ही मॉलिक्यूल बचे। Consequently the number of solvent molecule escaping from the surface is correspondingly reduced। और इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्वेंट हवा में जा रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। Thus वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, भाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर में, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की डाली है। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भर भर के डाल दिया तो उससे क्या होगा, और कम क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर।
ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कैसे? बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज। ठीक है, हमने क्या लिया, 1 मोल जो है हमने सुक्रोज ले लिया। ध्यान रखना है कितने, 1 kg वाटर में। ठीक है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया टू 1 kg ऑफ वाटर is nearly similar to the produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water at the same temperature। और दूसरे वाले वाटर में आपने क्या किया, आपने यूरिया डाल दिया, 1 मोल यूरिया डाल दिया 1 kg वाटर में। तो सुक्रोज अलग है भाई, यूरिया अलग है, बट 1 मोल 1 kg वाटर 1 kg वाटर में डाला है। तो दोनों केसेस में जो वेपर प्रेशर का डाउन हुआ वो दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों में कैसा आएगा, सेम आएगा। अब राउट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, राउट्स लॉ क्या बोलता है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ये कई बार हमने कर दिया है, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी। लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1। ठीक है, सॉल्वेंट को 1 से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को 2 से करेंगे ऑब्वियसली। व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, अब सॉल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेपर फेज। सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है तो वही वेपर फेज बनाएगा और वही कंट्रीब्यूट करेगा वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो लेट P1 बी, P1 क्या हो जाएगा, 1 हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था ना, तो P1 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P1 हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। X1 क्या हो गया हमारा, बी इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और PI नॉट क्या हो गया, बी इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, तो उसका वेपर प्रेशर होता है PI नॉट। देन अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ हमारा क्या हो गया, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ये तो हो गया ना, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और इस केस में कांस्टेंट को हटाया तो ये, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो ये कांस्टेंट हमारा आ गया यहाँ पे P1 नॉट। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट। ये कांस्टेंट की जगह पे ये आ गया हमारा P1 नॉट। A plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear। अब यहां पे आप देख रहे हो वेपर प्रेशर, और ये है वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इनके बीच में जब आप ग्राफ देखोगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से मुझे क्या पता चलता है, स्ट्रेट लाइन से मुझे साफ ये पता चल रहा क्या, ये कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन को बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है हम सॉल्वेंट का बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्वेंट इज अ वोलेटाइल। तो सॉल्वेंट जितना बढ़ाओगे तो वो उतना वोलेटाइल है, तो वो उतना वेपर बनेगा, उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और यहां पे मोल फ्रैक्शन देखो आप बढ़ा रहे हो, X सॉल्वेंट है ना ये। ठीक है, फाइनली यहां पे जब हम आएंगे, देखो ये 0 से शुरू हुआ 1 तक गया, 1 पे जब हम जाएंगे, तुम्हें पता है ना, जैसे ये सॉल्वेंट है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले लो, ये इक्वल टू 1 होता है, ये तो हमें पता ही है। तो अगर सॉल्वेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का 0 होगा, तभी तो ये 1 के बराबर होगा ना। इसका मतलब सॉल्यूट यहां पे बिल्कुल खत्म हो गया, हट गया यहां से। तो फिर क्या बोलेंगे हम, जो सॉल्वेंट है वो प्योर फॉर्म में, तो ये रहा प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट, और ये उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ रहे होंगे ना, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया ना मोल फ्रैक्शन, तो 1 हो गया मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो गया, मतलब सॉल्यूट है ही नहीं उसमें, तो प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका उसका वेपर प्रेशर यहां पे आएगा, मैक्सिमम इधर होगा। ठीक है, तो वो तो गया, यहीं तक है। ठीक है, फाइनली हमने यहाँ तक खत्म कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच यार, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वो मेंबरशिप को आप एक बार देख सकते हो अगर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब चाहिए तो आप मेंबरशिप में ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।